चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 6 में है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ अकाउंट्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको हमेशा काम आएंगे अकाउंट्स में। तो हमने 6 देखा था टर्मिनोलॉजी। पहला हमने क्या देखा था, उसमें ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर हमेशा ही क्या करता है, एक्सचेंज, लेन देन करता है पैसे के लिए या पैसे के बराबर के चीज के लिए। और उसके लिए कितने जन चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2% चाहिए होते हैं एक्सचेंज करने के लिए। तो कोई भी बिजनेसमैन जब गुड्स को एक्सचेंज करता है या सर्विस को एक्सचेंज करता है, चाहे मनी के लिए या मनी वर्थ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन 2 टाइप का होता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व होता है, नॉन मॉनेटरी का मतलब जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर हमने देखा था कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन 2 टाइप का होता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएटली कैश का पेमेंट कर दिया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कि इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर डेट पे पेमेंट होने वाला है जो भी ट्रांजैक्शन है उसका। एंड नॉन मॉनेटरी में एक ही पार्ट था कि बार्टर ट्रांजैक्शन, कि जहां पे गुड्स के बदले कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, वहां पे गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है। ठीक है। उसके मैंने आपको सेकंड बताया था गुड्स। गुड्स का मतलब क्या, तो बिजनेसमैन जिस चीज में भी अपना बिजनेस करता है, चाहे उसको गुड्स बोलो, चाहे मर्केंटाइज बोलो, चाहे कमोडिटी बोलो, चाहे आर्टिकल बोलो, चाहे थिंग बोलो, ये सब चीज को बोलते हैं गुड्स की, जिसमें बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंट्री। बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जब वो ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करता है तो उसको बोलते हैं एंट्री। नेक्स्ट था नरेशन। बिजनेसमैन अपना जर्नल एंट्री पास करने के बाद अपने एंट्री को ब्रीफली एक्सप्लेन करता है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है जर्नल एंट्री के नीचे, उसको हम बोलते हैं नरेशन। और नरेशन स्टार्ट होता है कौन से वर्ड से, तो बीइंग वर्ड से। उसके बाद था हमारा कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन मतलब ओनर जो भी पैसा अपने बिजनेस में लाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैपिटल। एंड उसके हमने लास्ट में देखा था ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मतलब अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है या एसेट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है। आज हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 है एसेट। एसेट का सिंपल सा एक मतलब समझो कि प्रॉपर्टी। बिजनेसमैन के पास अगर कोई भी संपत्ति है जिसको कभी भी वो बेच सकता है, जैसे मान लो बिजनेसमैन के पास फर्नीचर है तो कभी भी फर्नीचर बेच सकता है, या मान लो बिजनेसमैन के पास कंप्यूटर है तो कभी भी कंप्यूटर को बेच सकता है, या मान लो बिजनेसमैन के पास मशीन है जिसमें वो प्रोडक्शन का काम करता है, चीजों का उत्पादन करता है, ठीक है, तो मशीन को कभी भी बेच सकता है। तो जो भी, या मान लो बिजनेसमैन के पास कोई जमीन है, लैंड है, तो लैंड को कभी बेच सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसेट। तो बिजनेसमैन के पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, कैसा भी प्रॉपर्टी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैंड हो, जमीन हो, या हर एक चीज को हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे। तो क्या बोला है, देखो एसेट में प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। एनी डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि ओनर। बिजनेस का जो ओनर होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। एंड ओन्ड का मतलब होता है कि उसके नाम पे। तो ओनर के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे लैंड हो, तो बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रॉपर्टी हो ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, जिसपे किसका ओनरशिप हो, प्रोप्राइटर का, मतलब जो बिजनेस का मालिक है, अगर उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है तो इज कॉल्ड एज एसेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो और वो अगर ओनर के नाम पे है, मतलब जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर अगर उसके नाम पे है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट। तो बोला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब जो बिजनेस का मालिक है अगर वो प्रॉपर्टी को ओन करता है, मतलब वो प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पे है, तो उसको हम बोलेंगे एसेट। ठीक है। एग्जांपल फर्नीचर है, कंप्यूटर है, या एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एसेट होते हैं, लैंड होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है। ठीक है। ये सब चीज एसेट्स में आते हैं। ठीक है। तो अभी कल ये समझो कि एसेट का मतलब क्या, कोई भी प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेसमैन के पास, ओनर के पास प्रॉपर्टी होगा तो उसको हम बोलेंगे एसेट। ठीक है। अब एसेट 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ एसेट। एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे पहला फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब क्या, जो लंबे समय के लिए रह जाता है बिजनेसमैन के पास। ठीक है। जैसे मान लो बिजनेसमैन ने कोई फर्नीचर खरीदा,
तो फर्नीचर 1 महीना 2 महीना या 1 साल में खराब नहीं होता, वो रहता है। तुम्हारे घर पे भी अगर चेयर होगा, टेबल होगा, तो देखो कितने सालों से है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन ने कोई जमीन खरीदा, लैंड खरीदा, तो लैंड भी सालों साल तक रहता है। तुम्हारे गांव में तुम्हारा खेत होगा या तुम्हारा यहाँ पे घर होगा, तो घर को तुम लैंड बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकते हो। तो उसको भी तुम देखो कितने सालों साल तक है। तो जो भी एसेट जिसका लाइफ बहुत होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया फर्नीचर, हम यहाँ पे लैंड का एग्जांपल भी ले सकते थे, जमीन का, कि जमीन भी एक बार खरीद लिया तो वो खत्म नहीं होता, वो सालों साल तक चलते ही रहता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेट में पहला टाइप है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जिसका टाइम बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल फर्नीचर, कि फर्नीचर का खराब भी होगा तो 4-5 साल 10 साल के बाद जाकर खराब होगा, उसके पहले नहीं। फर्नीचर हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ठीक है, लैंड हुआ, मशीन हुआ, ये सब आता है फिक्स एसेट में। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब जिसका टाइम बहुत कम होता है, मतलब कम समय के बाद वो एसेट रह नहीं जाता है, या जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कैश। अगर किसी के पास पैसा है, कोई बिजनेसमैन के पास, तो पैसे का ऐसा माना जाता है कि आज है और कल जाके भी खत्म हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास आज 1 लाख है कैश में तो वो उसके पास 10 साल तक रहेगा, खत्म भी हो सकता है वो 1 लाख रुपया। तो करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो बहुत जल्दी खत्म होता है, जिसका टाइम पीरियड कम होता है। तो कैश हो गया, या मान लो डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर राम। मान लो कि मिस्टर राम ने गुड्स बेचा, ठीक है, गुड्स को बेचा, सेल किया। किसको बेचा, तो मान लेते हैं मिस्टर लक्ष्मण को, ठीक है। तो मिस्टर राम ने मिस्टर लक्ष्मण को गुड्स बेचा, कितने का बेचा, 10,000 का। अगर मिस्टर लक्ष्मण इमीडिएटली 10,000 मिस्टर राम को दे देता है तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन मिस्टर लक्ष्मण ने क्या बोला मिस्टर राम को, अभी पैसा नहीं दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, तो ये ट्रांजेक्शन को बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कि राम ने 10,000 का गुड्स लक्ष्मण को बेचा, लेकिन लक्ष्मण ने इमीडिएटली 10,000 नहीं दिया, क्या बोला, 2 महीने के बाद दूंगा। तो अब मिस्टर राम को मिस्टर लक्ष्मण से पैसा लेना है कि नहीं, तो मिस्टर लक्ष्मण हो गया डेटर। तो डेटर का मतलब जिससे पैसा मिलने वाला होता है, अलग से हमको पढ़ना भी है, देखो यहाँ पे डेटर, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में समझ लो कि जिससे पैसा मिलने वाला होता है बिजनेसमैन को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर भी आपका आता है करंट एसेट में। क्यों करंट एसेट में आता है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन उधारी पे माल बेचेगा भी, राम ने अगर उधारी पे लक्ष्मण को बेचा भी, तो 10 साल के थोड़ी उधारी देगा, या तो 2 महीने के लिए उधारी देगा, या तो 3 महीने के लिए देगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का उधारी देगा, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। तो इसके लिए डेटर हुआ चाहे कैश हुआ, ये सब आता है करंट एसेट में। तो आप खाली ये समझो, फिक्स एसेट का मतलब जिसका लाइफ बहुत लंबा होता है, जो लंबे समय तक चलता है। करंट एसेट का मतलब जिसका लाइफ कम होता है, जैसे कैश हुआ या डेटर हुआ, ये सब बहुत कम दिन तक ही रह जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये ना तो फिक्स एसेट है कि जिसको हम कभी भी बेच के पैसा ला सकते हैं, और ना ये करंट एसेट है कि जिसको बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिक्टिशियस एसेट मतलब वो एसेट जिसका बेनिफिट 2 या 3 साल तक मिलता है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड फॉर 4 ईयर। जैसे मान लो कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि प्रचार करना। कोई बिजनेसमैन बैनर बनवाता है, कोई टीवी पे ऐड लाता है, कोई पेपर में छपाता है। तो मान लो बिजनेसमैन ने 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर लिया, मतलब एक ही बार में 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब एक ही बार में 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसको बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, 4 साल तक। मतलब 4 साल में जो उसको प्रचार करना था, बैनर बनाना था, पैम्पलेट बनाना था, पेपर में छपाना था, उसने क्या किया, एक ही बार में कर दिया 4 साल के लिए। तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, कि जिसका बेनिफिट 2 या 3-4 साल तक मिलता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेट 3 टाइप का होता है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्स एसेट का मतलब वो एसेट जिसका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है, जैसे कि फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब।
करंट एसेट का मतलब वो एसेट जिसका टाइम पीरियड कम होता है, कैश हुआ, डेटर हुआ। एंड फिक्टिशियस एसेट का मतलब वो एसेट जो कि रियल में एसेट है नहीं, ना फिक्स ना करेंट, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट 3 साल 4 साल तक मिलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि फिक्टिशियस एसेट। क्योंकि एसेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, और अगर किसी को अगर बेनिफिट भी मिल रहा है कोई भी चीज का, तो बेनिफिट मतलब कोई भी चीज का अगर लाभ भी मिल रहा है तो भी एक तरीके से हम एसेट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसेट, तो ये था नंबर 7। नंबर 8 है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब, अब मान लो बिजनेसमैन ने कहीं से कुछ खरीदा और उसको पेमेंट करना है। जैसे मान लो यही एग्जांपल को मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। मान लो कि जो मिस्टर राम है, इसने गुड्स को परचेज किया। परचेज किया मतलब कि खरीदा। किससे खरीदा? लक्ष्मण से। ठीक है, तो एरो में ऐसा बना देता हूं कि मिस्टर राम ने लक्ष्मण से 10,000 का गुड्स खरीदा। इमीडिएटली अगर मिस्टर राम मिस्टर लक्ष्मण को पैसा दे देता है इमीडिएटली, तो हो गया कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन राम ने लक्ष्मण को क्या बोला? 2 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मिस्टर राम को लक्ष्मण से पैसा लेना नहीं है, लेना होता तो मिस्टर लक्ष्मण को हमने क्या बोला था? डेटर। अब मिस्टर राम को मिस्टर लक्ष्मण को पैसा देना है, मतलब राम 10,000 लक्ष्मण को देगा, तो अब लक्ष्मण को बोलेंगे क्रेडिटर। ठीक है, ये भी हमको अलग से पढ़ना है। तो डेटर मतलब जिससे पैसा लेना होता है उसको बोलते हैं डेटर, और जिसको पैसा देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो बिजनेसमैन को, जैसे मान लो मिस्टर राम बिजनेसमैन है, कोई भी पैसा अगर किसी और को पे करना है, देना है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बर्डन, टेंशन। मतलब बिजनेसमैन के ऊपर अगर कोई भी बर्डन है, जैसे राम को 10,000 लक्ष्मण को देना है, तो टेंशन है कि नहीं 10,000 देने का, तो इसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। तो क्या बोला है देखो, अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल मतलब जो पैसा देना है, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लायबिलिटी। या मान लो कि जो मिस्टर राम का बैंक से लोन लिया, अरे बैंक से लोन लिया तो बैंक को लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। तो मिस्टर राम के ऊपर टेंशन है कि नहीं कि लोन का पैसा देना है। तो कोई भी अगर बिजनेसमैन के ऊपर टेंशन होता है, बर्डन होता है पेमेंट करने का, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो बोला है अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है टू अदर, किसी और को, इज नोन एज लायबिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल लोन टेकन, मान लो बिजनेसमैन ने कहीं से लोन लिया तो लोन का पैसा तो चुकाना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी है। या मान लो क्रेडिटर, मैंने बताया था कि राम ने 10,000 का गुड्स खरीदा लक्ष्मण से, राम बोलता है लक्ष्मण को बाद में पैसा देता हूं, तो लक्ष्मण को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, और मिस्टर राम को 10,000 रुपया मिस्टर लक्ष्मण को देना है। ठीक है, तो ये हो गया लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब कोई भी पैसा अगर पेएबल है, पे करना है बिजनेसमैन को किसी और को, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है, चाहे किसी से लोन लिया, चाहे क्रेडिटर हो, तो कोई भी पैसा अगर देना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। अब एसेट जैसे 3 टाइप का था, लायबिलिटी भी 3 टाइप का है। पहला है फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का मतलब ऐसा लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए होता है। लिखा है देखो, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन। अरे मान लो बिजनेसमैन ने बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया, अब 10 साल तक लोन का पैसा बैंक को देना है कि नहीं? अरे मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने 10 साल के लिए बैंक से लोन लिया, तो अब मेरे को बैंक को 10 साल तक पैसा देना है, तो लंबा समय होता है 10 साल, तो इसको बोलेंगे फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब जिसका समय कम होता है। ठीक है, जैसे राम को लक्ष्मण को 10,000 रुपया देना था, मतलब राम 10,000 लक्ष्मण को देगा, तो लक्ष्मण क्रेडिट तो दिया लेकिन ज्यादा टाइम का नहीं देगा, 2 महीने का देगा, 4 महीने का देगा। तो जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है तो वो आता है आपका करंट लायबिलिटी में। ठीक है, जैसे करंट एसेट था कि उसका टाइम कम होता है, मैंने करंट एसेट में बताया था डेटर, कि जिससे पैसा लेना होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है पैसा, ज्यादा समय उसको दिया नहीं जाता है। तो सेम करंट लायबिलिटी का मतलब ये जिसका समय कम होता है। तो जैसे कि क्रेडिटर, अगर बिजनेसमैन ने कहीं से उधारी पे खरीदा है तो बहुत जल्दी सामने वाले को पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर आपका आएगा करंट लायबिलिटी में। और तीसरा है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब जो अभी लायबिलिटी नहीं है, ना फिक्स लायबिलिटी है ना करंट लायबिलिटी है, लेकिन फ्यूचर में लायबिलिटी हो सकता है। मान लो राम और लक्ष्मण, ठीक है, 2 लोग थे। लक्ष्मण ने ना राम पे केस कर दिया कोई भी चीज को लेके। मान लो कि लक्ष्मण ने राम को गुड्स दिया था 10,000 का, तो राम ने बाद में क्या बोला लक्ष्मण को, नहीं भाई तूने दिया नहीं, मैं तेरे को पैसा दूंगा नहीं। तो लक्ष्मण ने जाके कोर्ट में केस कर दिया। क्या केस किया कोर्ट में जाके? लक्ष्मण बोलता है कोर्ट को कि भाई मैंने राम को 10,000 का गुड्स बेचा, राम बोलता है पैसा नहीं दूंगा। तो क्या करूं?
तो कोर्ट बोलता है ठीक है हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है हम जांच पड़ताल करते हैं। कोर्ट ने जांच पड़ताल किया और ये पता चला कि हाँ मिस्टर राम को 10,000 रुपया मिस्टर लक्ष्मण को देना पड़ेगा। पहले राम क्या बोल रहा था, नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मण ने जाके केस कर दिया, मान लो लक्ष्मण केस जीत गया, लक्ष्मण केस जीत गया तो अब मिस्टर राम को 10,000 देना है कि नहीं लक्ष्मण को, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी पेंडिंग कोर्ट केसेस। कि मान लो कोर्ट में कोई भी केस अगर पेंडिंग है तो राम को तो पहले लग रहा था कि नहीं भाई कुछ देना ही नहीं है लक्ष्मण को, लेकिन राम केस हार गया। जैसे राम केस हारा तो 10,000 रुपया लक्ष्मण को देना पड़ेगा, मतलब राम 10,000 लक्ष्मण को देगा, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ दो एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एसेट्स का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसपे ओनरशिप होगा प्रोप्राइटर का, मतलब जो बिजनेस का मालिक है उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो उसको बोलते हैं एसेट। एसेट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। फिक्स एसेट मतलब जिसका टाइम लॉन्ग होता है, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, ये सबको बोलते हैं फिक्स एसेट। सेकंड है करंट एसेट मतलब जिसका टाइम कम होता है, बिजनेसमैन के पास कोई कैश है या मान लो बिजनेसमैन ने किसी को उधारी पे बेचा तो उससे पैसा मिलने वाला है, जिसको डेटर बोलते हैं, इससे पैसा मिलने वाला होता है, तो कैश डेटर आता है करंट एसेट में। फिक्टिशियस एसेट मतलब ये कोई टाइप का एसेट नहीं है, लेकिन मान लो बिजनेसमैन ने कोई खर्चा किया, जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया 4 साल के लिए एक ही बार में, तो 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो इसको बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, फिर मैंने बताया लायबिलिटी मतलब क्या, तो बिजनेसमैन को अगर किसी को कोई भी पैसा पे करना है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। 3 टाइप का लायबिलिटी होता है। फिक्स लायबिलिटी का मतलब जिसका समय लंबा होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। मान लो बिजनेसमैन ने लंबे समय के लिए लोन लिया तो पेमेंट भी लंबे समय तक करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिसका समय कम होता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर। मान लो बिजनेसमैन ने किसी से उधारी पे माल खरीदा तो उसको पेमेंट तो करना होगा जिससे उधारी पे माल खरीदा, और जल्दी पेमेंट करना होगा, तो यह आएगा करंट लायबिलिटी में। एंड कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं होता लेकिन आगे चल के हो सकता है, जैसे मान लो पेंडिंग कोर्ट केसेस के बिजनेसमैन के ऊपर पहले लायबिलिटी नहीं था लेकिन वो कोर्ट में केस हार गया तो उसके ऊपर लायबिलिटी आ गया कि अब उसको पैसा देना है, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट डेटर क्रेडिटर। बहुत पहले बता दिया आपको डेटर का मतलब बिजनेसमैन को जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं डेटर। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज डेटर, मतलब जिस इंसान को बिजनेस को पैसा देना उसको बोलते हैं डेटर। अरे राम ने सेल किया 10,000 का गुड्स, किसको सेल किया, लक्ष्मण को। लक्ष्मण क्या बोलता है, देता हूं बाद में पैसा, तो राम को मतलब बिजनेसमैन को लक्ष्मण से पैसा मिलेगा, मतलब लक्ष्मण को बिजनेस को पैसा देना है, तो लक्ष्मण को हम क्या बोलेंगे, डेटर। तो जो भी इंसान से पैसा मिलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं डेटर। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस मतलब जो भी इंसान को बिजनेस को पैसा देना होता है इज कॉल्ड एज डेटर। तो लक्ष्मण को मिस्टर राम को 10,000 देना है तो लक्ष्मण को हम क्या बोलेंगे, डेटर। क्रेडिटर का मतलब बिजनेस को जो भी इंसान को पैसा देना होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था कि जो मिस्टर राम है उसने परचेस किया लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने बोला लाओ पैसा, राम बोलता है देता हूं थोड़े दिन में, तो राम को लक्ष्मण को पैसा देना है तो लक्ष्मण को हम यहां पे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, पहले लक्ष्मण से लेना था क्योंकि बेचा था तो पैसा मिलने वाला था लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण उस केस में डेटर था। अब लक्ष्मण से खरीदा है तो लक्ष्मण को देना पड़ेगा, तो अब लक्ष्मण कौन बन गया, क्रेडिटर। तो बोला पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, जिस इंसान को भी पेमेंट करना होता है, मतलब बिजनेसमैन जिसको भी पेमेंट करना है या जिसको भी पेमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो डेटर क्रेडिटर का मतलब समझ गया, जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर, और जिसको पैसा देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद है बैड डेट। बैड डेट का मतलब पैसा डूब गया। अब मान लो कि मिस्टर राम ने लक्ष्मण को गुड्स सेल किया था, बेचा था, कितने का गुड्स बेचा था, तो मान लेते हैं कि कितने का गुड्स बेचा था, तो 10,000 का। ठीक है, और लक्ष्मण ने क्या बोला, थोड़े दिन के बाद पैसा देता हूं, मतलब मिस्टर राम को लक्ष्मण से पैसा मिलने वाला है तो लक्ष्मण को हम क्या बोलेंगे, डेटर। बराबर बोलेंगे ना डेटर, क्योंकि लक्ष्मण से पैसा मिलने वाला है बिजनेस को। लेकिन लक्ष्मण ने क्या किया, 10,000 में से 8,000 दिया और 2,000 नहीं दिया। क्या बोलता है लक्ष्मण राम को, मेरे पास नहीं है 2,000 रुपया, मैं नहीं दे सकता हूं। तो मिस्टर राम को 8,000 रुपया रिकवर हो गया, 2,000 रुपया इररिकवर हुआ। इररिकवर मतलब नहीं मिला।
तो जो भी पैसा डेटर से नहीं मिलता है उसको बोलते हैं बैड डेट। जो भी पैसा डेटर से नहीं मिलता उसको बोलते हैं बैड डेट। अरे लक्ष्मण अगर पूरा 10,000 राम को दे देता तो 1 रुपया बैड डेट नहीं हुआ। बैड डेट का मतलब डेटर से कितना मिलने वाला था, अरे लक्ष्मण से राम को कितना 10 मिलने वाला था, 8 मिला, 2 नहीं मिला, 2,000 नहीं मिला, बैड डेट, पैसा डूब गया। ठीक है, तो बोला है बैड डेट में देखो एंड इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर, मतलब जो भी डेटर से पैसा नहीं मिलता है इररिकवरेबल होता है इज कॉल्ड एज बैड डेट। तो लक्ष्मण से अगर 8,000 राम को मिला तो ठीक है वो पैसा मिल गया डेटर से, लेकिन 2,000 नहीं मिला, लक्ष्मण डेटर था, तो डेटर से जो भी पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। ठीक है, तो डेटर मतलब जिससे पैसा मिलने वाला होता है, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना होता है, एंड बैड डेट का मतलब कि डेटर से जो भी पैसा मिलने वाला था अगर डेटर ने पैसा डुबा लिया, जो भी पैसा डेटर से नहीं मिला उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका बैड डेट के बाद है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा। बिजनेसमैन जो भी खर्चा अपने बिजनेस में करता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा करे। ठीक है, बोला है एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी पर्पस, बोलता है अमाउंट स्पेंड, स्पेंड का मतलब खर्चा करना, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, अगर बिजनेसमैन कोई भी खर्चा करता है फॉर एनी पर्पस, कोई भी कारण के लिए, तो इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। तो बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अगर अपने बिजनेस में करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने टाइप का एक्सपेंडिचर है, तो 3 टाइप का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, बिजनेसमैन कोई भी खर्चा करेगा अपने बिजनेस में तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। 3 टाइप का एक्सपेंडिचर है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे चीज पे खर्चा करना जिसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिले। मान लो बिजनेसमैन अगर कोई एसेट खरीदता है, फर्नीचर खरीदता है या कंप्यूटर खरीदता है या लैंड खरीदता है, तो फर्नीचर, कंप्यूटर या लैंड ये लंबे समय तक चलता है। तो कोई भी खर्चा अगर बिजनेसमैन कोई ऐसे चीज पे करता है जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो एग्जांपल लिया, परचेज ऑफ फर्नीचर। अगर बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज करता है या मान लो मशीन परचेज करता है या मान लो कि कंप्यूटर परचेज करता है, तो ये सब खर्चे को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट, जिसका लाभ लंबे समय तक मिलेगा। सेकंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो बिजनेसमैन को बार बार करना होता है। अब बिजनेसमैन बार बार फर्नीचर नहीं खरीदेगा, तुम्हारे भी घर में टेबल कुर्सी के बार बार खरीदते नहीं खरीदते हैं, ठीक है, तो बिजनेसमैन भी बार बार फर्नीचर या कंप्यूटर ये सब नहीं खरीदेगा। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होता है, मतलब जब तक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना है तब तक उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना होगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिया यहाँ पे सैलरी। अब मान लो सैलरी किसको देते हैं, बिजनेसमैन का मान लो कि कपड़े का दुकान था, ठीक है, मान लो कि हम एक नाम देते हैं यहाँ पे कि जो मिस्टर राम है इसका क्लोथ्स का बिजनेस है। ठीक है, अब मिस्टर राम ने अपने दुकान में फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो एक ही बार खरीदेगा, तो कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मान लेते हैं कि मिस्टर राम के कपड़े के दुकान में 2 लोग काम करते हैं, 2 पीपल, 2 लोग काम करते हैं। अब ये दोनों लोग को हर महीने महीने पगार देना पड़ेगा, उसी पगार को बोलते हैं सैलरी। ठीक है, तो सैलरी हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या मान लो बिजली का बिल, दुकान चलेगा, हर महीने बिजली का बिल आएगा, हमारे घर का ही बिल आता है, दुकान का ही बिल आएगा, तो हर महीने अगर बिजली का बिल पे करेगा तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा बार बार करना होता है बिजनेस को चलाने के लिए उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड भी कम होता है, जैसे सैलरी है तो हर महीने पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो हर महीने पे करना है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये एक ही बार किया जाता है, साल 2 साल 4 साल में एक बार कोई भी एसेट को खरीदना। ठीक है, एंड थर्ड है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट ना तो बहुत ज्यादा मिलता है 5-10 साल के लिए एसेट के जैसा, और ना तो बहुत कम मिलता है 1 साल या 1 महीना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट 2 साल 3 साल तक मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 3 ईयर। अगर मान लो बिजनेसमैन ने 2-3 साल के लिए एक ही बार कोई खर्चा कर दिया,
ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट, प्रचार करना है तो एक ही बार में 2-3 साल के लिए प्रचार पे खर्चा कर दिया तो इसको हम बोल सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसका बेनिफिट अगर 3-4 साल तक मिलेगा तो उसको फिक्टिशियस एसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेसमैन जो भी खर्चा करता है अपने बिजनेस में उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। 3 टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट, मतलब परचेज कोई भी अगर एसेट को करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेसमैन को बार बार करना होता है, सैलरी बार बार देना है, अगर भाड़े पे है तो हर महीने भाड़ा देना होगा, बार बार रेंट, जिसको भाड़े को रेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, तो जो खर्चा बार बार होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक बार खर्चा कर दिया उसका बेनिफिट 3-4 साल तक मिलेगा तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 2-3 साल के लिए एक ही बार में कर दिया तो उसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेसमैन जो भी खर्चा करेगा बिजनेस में उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है इनकम। इनकम का मतलब बिजनेसमैन को कोई भी पैसा अगर मिलेगा कहीं से भी या पैसा मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं इनकम। जैसे राम ने लक्ष्मण को 10,000 का गुड्स बेचा, 10,000 मिल गया तो राम के लिए 10,000 इनकम हो गया। या मान लो राम ने 10,000 का गुड्स लक्ष्मण को बेचा, लक्ष्मण बोलता है 1 महीने के बाद दूंगा, तो 1 महीने के बाद तो मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल। तो कोई भी पैसा अगर रिसीव हो जाता है या रिसीव होने वाला होता है तो उसको बोलते हैं इनकम। तो क्या बोला है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब बिजनेसमैन को जो भी पैसा मिल जाता है, और रिसीवेबल या जो भी पैसा मिलने वाला होता है। पैसा कब मिलता है, बिजनेसमैन ने बेचा इमीडिएटली पैसा मिल गया, कैश में ट्रांजैक्शन हुआ तो अमाउंट रिसीव। या मान लो बिजनेसमैन ने गुड्स बेचा, सामने वाला बोलता है 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो 1 महीने के बाद पैसा आने वाला है तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल। तो बोला है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस। बिजनेसमैन को कोई भी पैसा मिल चुका है या मिलने वाला है तो उसको बोलते हैं इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। कभी कभी बिजनेसमैन को कमीशन मिलता है कहीं से, कभी कभी उसको ब्याज मिलता है। मान लो बिजनेसमैन ने किसी को ब्याज पे पैसा दिया था, अब उससे ब्याज मिल रहा है, हर महीने उससे ब्याज मिल रहा है जिसको कि इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बिजनेसमैन को अगर कोई भी इनकम मिल चुका है या मिलने वाला है, रिसीव हो चुका है, रिसीवेबल है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो कोई भी पैसा अगर मिलने वाला है या मिल चुका है, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कोई भी पैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो ये था नंबर 13 तक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो हमने क्या देखा आज, सबसे पहले इस लेक्चर में एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेसमैन के पास है तो उसको बोलते हैं एसेट। कितने टाइप का एसेट है, 3। फिक्स एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। फिक्स एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसका टाइम पीरियड लंबा होता है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, करंट एसेट मतलब वो एसेट जिसका टाइम पीरियड कम होता है, कैश हुआ, डेटर हुआ। ठीक है, और फिक्टिशियस एसेट मतलब वो एसेट कि जैसे अगर 3-4 साल के लिए एक ही बार में खर्चा कर दिया तो 2-3 साल का बेनिफिट एक साथ मिलेगा तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिर हमने देखा लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब बिजनेसमैन को अगर किसी को भी कोई भी पैसा पे करना है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। 3 टाइप का लायबिलिटी होता है, फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी का मतलब जो लंबे समय के लिए लायबिलिटी होता है, जैसे अगर मान लो कि लंबे समय के लिए बिजनेसमैन ने लोन लिया तो लोन को रीपे करना होता है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो यह आएगा फिक्स लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी का में क्या आएगा, क्रेडिटर। मान लो बिजनेसमैन ने किसी से उधारी पे खरीदा तो पेमेंट तो करना होगा उसको, ठीक है, और भी जल्दी करना होगा तो इसलिए क्रेडिटर आता है करंट लायबिलिटी में। एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में मतलब कि ऐसा लायबिलिटी जो पहले लायबिलिटी था नहीं लेकिन आगे चल के हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेंडिंग कोर्ट केसेस के। मान लो बिजनेसमैन का कोई केस पेंडिंग था कोर्ट में, बिजनेसमैन केस हार गया तो सामने वाले को पैसा देना है तो इसको हम बोल सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है डेटर। डेटर का मतलब जिससे भी पैसा मिलने वाला होता है उसको बोलते हैं डेटर। फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिसको भी पेमेंट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। बैड डेट का मतलब डेटर से पैसा मिलने वाला था और डेटर ने कुछ पैसा डुबा लिया, नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। एक्सपेंडिचर का मतलब बिजनेसमैन कोई भी खर्चा बिजनेस में करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। 3 टाइप का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, जो एक आध बार होता है 3-4 साल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो बार बार करता है बिजनेस में, जैसे सैलरी बार बार देता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बार बार पे करता है। ठीक है, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 3-4 साल तक मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने
एडवर्टीजमेंट 3-4 साल का एक ही बार में खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है, तो ये सब आएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एंड लास्ट था कि इनकम, अगर बिजनेसमैन को कहीं से भी कुछ पैसा मिल गया होता है या मिलने वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं इनकम, चाहे वो इंटरेस्ट का पैसा मिले, चाहे कमीशन का पैसा मिले, कोई भी पैसा अगर बिजनेसमैन को मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम, ठीक है। तो हमारे इस लेक्चर के लिए इतना ही था, कॉपी कर लो आप लोग इसको। नंबर 7 एसेट, 8 लायबिलिटी, 9 डेटर, 10 क्रेडिटर, 11 बैड डेट, 12 एक्सपेंडिचर एंड 13 इनकम। बाकी इसके पहले भी हमने देखा था 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, आज हमने देखा नंबर 13 तक। नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे क्योंकि और भी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, कुछ आपको डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको।